हेलो एवरीवन, आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट कोर्सशाला। मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर के जितने भी हम क्वेश्चन की सीरीज हम देख रहे थे उसमें ये लास्ट सीरीज है, मतलब लास्ट वीडियो होगा इसका। इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के लिए एटलीस्ट, सो दैट कि आपको चैप्टर जो है वो कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज भी हो गया, अच्छे से लर्न भी हो गया, एक बार समझ भी लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए, सेट वाइज क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन आ ही रहे। नाउ अब एग्जाम के अंदर इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और एटलीस्ट उसके मार्क्स तो नहीं कटवाने हैं। चलिए आ जाइए, हम आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस हमारे पास रह गए हैं वे अब तो बहुत थोड़े से रह गए हैं, तो अब इसको छोड़ के नहीं जाना है। सारे वीडियोस देखे हैं तो ये वाला भी देख लीजिए, कुछ ही क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है। सो स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल बताना है भाई, लेफ्ट हैंड रूल लो चाहे राइट हैंड रूल लो, पता है हमें क्या है भाई। हमारी जो ये फिंगर होती है, जो हमारी फोर फिंगर है, वो क्या शो करती है? फोर फिंगर शो करती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो ये आपकी मिडिल फिंगर है ये क्या शो करेगी? ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। और ये आपका जो थंब है ये क्या शो करेगा? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर। उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा ये आपका थंब। देखो फिर से एक बार देख लीजिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो इस लेफ्ट हैंड रूल में कुछ भी नहीं है। फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था कि भाई अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन भी है तो आपको फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बतानी है। कैसे पता करेंगे? तो हम क्या सोचते रहे बैठे बैठे कि अच्छा ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये वाला इधर जाएगा। बिल्कुल नहीं, इतना नहीं सोचना है, सिर्फ हाथ को ऐसे करो, तीनों फिंगर्स निकालो भाई, ये भी, ये और ये तीनों ही चीजें क्या होगी? परपेंडिकुलर में होगी। और नाउ अब ये जो फोर फिंगर है वो क्या शो कर रही है? किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगी। करंट की डायरेक्शन को हमारी मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करने वाली है एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जिसके लिए हम ये रूल यूज कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा थंब। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो वैसे यूज किसके लिए किया जाता है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। और जो कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थंब से करेंगे। सो आई होप कि ये क्लियर होगा। आई होप क्या ये तो क्लियर ही होगा भाई, कितनी ही बार हमने पढ़ लिया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब तो मतलब मेरे को लगता है नींद में भी कोई पूछेगा ना तब एग्जाम के अंदर ऐसे करोगे, अच्छा हाँ 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 लेफ्ट हैंड रूल था इधर, अच्छा हाँ हाँ राइट हैंड रूल था। चलिए, तो ये क्या हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, पता है हमें क्या है, बहुत अच्छे से पता है। लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड को लेना है, राइट हैंड को नहीं लेना है। थंब मोशन हो गया, फील्ड हो गया। आपका फील्ड कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी करंट है, पता है आपको। इंड्यूस्ड करंट की बात नहीं कर रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट होता तो हम राइट हैंड लेते हैं, बट ये नॉर्मल करंट है जिसको कि हम फ्लो करवाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ से जाएगा, करंट जो है वो हमारी तरफ से जाएगी। फोर्स आपको पता करना है कि क्या होने वाला है, किसकी तरफ कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, ये आपको पता करना है। तो हम लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, चल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है? तो भाई इलेक्ट्रिक मोटर ईएमआई पे काम नहीं करेगा। ये मत सोच लेना कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो ईएमआई पे काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इलेक्ट्रिक मोटर किस पे काम करेगा? तो भाई अगर हमारे पास में एक क्या है, एक फील्ड मैग्नेट है। इस फील्ड मैग्नेट के बीच में हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रख दिया। और वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया ये। अब करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी क्या होगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेट्स की वजह से ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या हुआ, दो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्ट करते ही क्या होगा, इस कॉइल के ऊपर एक फोर्स लगेगा। इंटरैक्शन की वजह से कॉइल के ऊपर लगेगा एक फोर्स, और उस फोर्स की हम डायरेक्शन किससे पता करेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे। देखो क्या हुआ, एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, फील्ड मैग्नेट से। इस फील्ड मैग्नेट की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। बीच में हमने रखी है एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसके अंदर हमने क्या किया है, करंट को पास करवाया है। करंट फ्लो हो रही है, इट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना, इस कंडक्टर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना। देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स। दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करेंगे, एक साथ में इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्शन की वजह से क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स किस पे लगेगा, इस कंडक्टर पे लगेगा। ठीक है, और इस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है। तो भाई यही तो हमारा प्रिंसिपल है, जब इतना कुछ क्लियर है तो क्वेश्चन का आंसर तो वैसे ही क्लियर हो चुका है। सो इलेक्ट्रिक मोटर का यही था प्रिंसिपल हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग्स इन द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर आपकी जो स्प्लिट रिंग्स लगी होती है उसका यूज क्या होता है? स्प्लिट रिंग्स या फिर हम बोलते हैं कम्यूटेटर। देखो इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसके अंदर यहाँ पर देखो क्या होगा, फील्ड मैग्नेट्स होगी। फील्ड मैग्नेट के बाद में यहाँ पर एक करंट कैरिंग क्या होगा, कंडक्टर होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल हम बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ लगी होती है स्प्लिट रिंग्स, यहाँ स्प्लिट रिंग्स लगी होती है।
स्प्लिट रिंग्स के पास यहाँ पर होते हैं ब्रशेस और ब्रशेस के बाद होता है हमारा पूरा सर्किट, ठीक है। तो ये जो स्प्लिट रिंग्स है, स्प्लिट का मतलब जो बीच में से गैप होता है ना, इसमें ये हाफ जो ये सेमी सर्कल बने हुए हैं, ये जो स्प्लिट रिंग्स है इनका यूज क्या है, इनका रोल क्या है, ये आपको बताना है। क्या काम करती है ये, तो ये हेल्प करती है हमारे करंट की डायरेक्शन को चेंज करने में। क्या होगा जब हम जब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, भाई इसका एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना, दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बने दोनों में होगा इंटरेक्शन, उस इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स जो लगेगा उस फोर्स की वजह से ये जो कॉइल है ये घूम जाएगी, ये रोटेट कर जाएगी, ये कॉइल जो है वो रोटेट कर गई, कॉइल रोटेट करेगी तो साथ ही साथ ये स्प्लिट रिंग्स जो है ये भी रोटेट करने वाली है। जब ये स्प्लिट रिंग्स भी रोटेट करेगी इसका मतलब क्या होगा, जो करंट होगी वो करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, और करंट की डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प कौन करेगा, द स्प्लिट रिंग्स करेंगी। स्प्लिट रिंग्स जो है वो करंट की डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करने वाली है। सो द स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर acts as a commutator, वैसे ही हम इसको commutator भी बोलते हैं। The commutator reverses the direction of current flowing through the coil after each half rotation of the coil. Due to this reversal of the current, the coil continues to rotate in the same direction. ये जो कॉइल के अंदर जो ये करंट रिवर्स हो जाती है ना, हाफ रोटेशन के बाद में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, अगेन हाफ रोटेशन हुआ, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो इस डायरेक्शन रिवर्स की वजह से ही जो कॉइल है वो एक सेम डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली रोटेट करती है। अदरवाइज क्या होता है, देखो ये इस तरफ रोटेट होगा फिर इस तरफ आ जाएगा, फिर इधर रोटेट होगा फिर इधर रोटेट हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसको एक सिंगल जो डायरेक्शन उसके अंदर इसको इस तरह से रोटेट करवाना है। जब इसको हमें सिंगल डायरेक्शन में रोटेट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। कौन करेगा, स्प्लिट रिंग्स करेंगी, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी कि स्प्लिट रिंग्स अगर नहीं होगी तो हमारा जो मोटर की जो कॉइल है वो एक डायरेक्शन में नहीं घूमेगी, फिर वो अल्टरनेट चेंज होती रहेगी। तो एक डायरेक्शन में घुमाने के लिए किसका यूज करते हैं, स्प्लिट रिंग्स का करते हैं। क्यों हो जाता है ये, बिकॉज ऑफ द रिवर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। आपको ये बताना है कॉइल के अंदर कि भाई करंट जो है, इंड्यूस करंट जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। भाई हमारे पास डिफरेंट वेज है करंट को इंड्यूस करने के, तो करंट को इंड्यूस हम किस किस तरह से कर सकते हैं वो आपको बताना है। सबसे पहला इजी तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कर दो चेंज, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होते ही क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगी। चलिए, सो डिफरेंट वेज क्या क्या हो सकते हैं। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज अराउंड अ कॉइल देन एन इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन द कॉइल। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगा किसी कॉइल के आसपास में, किसी कॉइल के अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगी। कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज, तो भाई एक कॉइल है हमारे पास, उसके पास में एक बार मैग्नेट ले आए, वो जो बार मैग्नेट है जब हम उसको उसके पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा, या तो उसके पास ले जाओ कॉइल के या उससे दूर लेकर जाओ, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में होगा चेंज, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से क्या बनेगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, एक तो मेथड हुआ हमारा ये। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, इफ इट कैन बी डन बाय टेकिंग अ बार मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू द कॉइल और टेकिंग इट अवे फ्रॉम द कॉइल। इफ अ कॉइल इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन अगेन एन इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन द कॉइल। कॉइल के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो हमारी सपोज कॉइल है, जो हमारी कॉइल है, इस कॉइल के पास में मैं एक बार मैग्नेट को लेकर आती हूँ या मैं उससे दूर लेकर जा रही हूँ तो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगी, करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। देखो पहले वाले में क्या सीन था, एक कॉइल है उसके अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं, एक कॉइल है ऑलरेडी वहां पर, ठीक है, एक कॉइल के अंदर अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देती हूँ तो क्या होगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगी। सेकेंड थिंग क्या है, एक कॉइल है मेरे पास में, एक बार मैग्नेट है मेरे पास में, कॉइल के पास ये जो बार मैग्नेट है मैं इसको या तो इसके पास लेकर जाऊंगी या इससे मैं दूर लेकर जाऊंगी। तो जब मैं इसके पास या दूर लेकर जा रही हूँ तो क्या होने वाला है, तो इसके अंदर जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगी। पहले करंट नहीं थी लेकिन इसके अंदर करंट इंड्यूस हो सकती है। चलिए, थर्ड वे क्या होगा इसका, इफ अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मे ऑल्सो प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। कॉइल जो है, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल जो है वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट हो सकती है। कैसे हो सकती है, तो जनरेटर को याद करो, जनरेटर के अंदर क्या था, जनरेटर के अंदर यही तो था, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हमने क्या रखी थी, एक कॉइल रखी थी, रेक्टेंगुलर कॉइल। उस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर देखो करंट ऑटोमेटिकली इंड्यूस हुई थी बिकॉज ये रोटेट कर रहा था। मतलब कि क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसने किया, जनरेटर ने किया। तो ये भी तो एक मेथड हो सकता है करंट को इंड्यूस करने का। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज
स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में जो हम अभी बात कर रहे थे उसी का आपको प्रिंसिपल बताना है। उसका प्रिंसिपल क्या था कि भाई हम जब इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कॉइल को रख रहे हैं और उसके अंदर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में होगा चेंज, उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगी। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। कौन सा प्रिंसिपल है? ईएमआई का प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ही क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगी। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में, उस मैग्नेटिक फील्ड के पास में क्या है, एक कॉइल है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में होगा कुछ चेंज, उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से उस कॉइल के अंदर क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगी। इट इज द फिनोमेनन ऑफ ईएमआई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इट इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। इट इज ईएमआई। ईएमआई मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट को इंड्यूस करवा रहे हैं हम। चलिए, नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें बैटरी से डायरेक्ट करंट मिलती है। सबसे पहली चीज कि हमें बैटरी से मिलती है, सेल से मिल जाती है, और एक डीसी जनरेटर से मिलती है। भाई डायरेक्ट करंट का अगर जनरेटर ही है तो डेफिनेटली वो डायरेक्ट करंट ही देगा हमें। बैटरी है, आपके घरों में जो सेल होते हैं वो सभी क्या देते हैं, डायरेक्ट करंट देते हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट बिल्कुल नहीं देंगे। चलिए, विच सोर्सेज प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट कौन देता है, हमारे घरों के अंदर जो जनरेटर्स और इन्वर्टर्स लगाए जाते हैं, वो किसके लिए लगाए जाते हैं कि भाई अगर लाइट चली गई, सपोज हमारे घर की लाइट अगर चली जाती है और अगर हमारे घर में इन्वर्टर है या फिर जनरेटर है, तो क्या होता है, लाइट भले ही नहीं है लेकिन फिर भी हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो वर्क करते हैं। वो क्यों करते हैं, बिकॉज ये जो जनरेटर्स होते हैं या इन्वर्टर्स है, ये क्या काम करेंगे, ये हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। और कौन सी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट कि हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस है वो इजीली वर्क कर सके। सो एसी को या अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज करना है, हमें एसी जनरेटर और इन्वर्टर्स का यूज कर सकते हैं। या तो हम एसी जनरेटर का यूज कर ले, या हम कर लेते हैं इन्वर्टर्स का यूज। चलिए, choose the correct option. A rectangular coil of copper wires is rotated in a magnetic field. The direction of the induced current changes once in each. आपको क्या करना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन किसके लिए बताना है, तो भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारे पास में कॉपर वायर की, इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो कर रही है, रोटेट कर रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास में, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देखो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, कंटिन्यूअसली रोटेशन कर रही है। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन। जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो किस तरह से चेंज होती है, कितने में चेंज होती है, कितने रोटेशंस में चेंज होती है, तो देखो ये 2 रिवॉल्यूशन में चेंज होगी, या 1 रिवॉल्यूशन में चेंज हो जाएगी, हाफ रिवॉल्यूशन में हो जाएगी, या फिर 1/4 रिवॉल्यूशन में चेंज हो जाएगी। तो इंड्यूस्ड करंट जो होती है वो हाफ रिवॉल्यूशन में चेंज होती है। एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल का हाफ रोटेशन करते हैं, तो हाफ रोटेशन करते ही क्या हो जाएगा, करंट जो है वो चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कभी हमने ये नहीं कहा कि 1/4 रिवॉल्यूशन में या 2 रिवॉल्यूशन के बाद होगा, हमेशा हाफ रिवॉल्यूशन के बाद में क्या होता है, इंड्यूस करंट या कोई भी अगर करंट हो हमारे पास में, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो योर आंसर विल बी हाफ रिवॉल्यूशन। सी विल बी योर आंसर। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। हमारे पास दो ऐसे कौन से सेफ्टी मेजर्स है जिसको कि हम यूज करते हैं। सबसे पहला आपके माइंड में आ रहा होगा कि अच्छा हमारे पास है फ्यूज, एक हम यूज करते हैं फ्यूज, दूसरा एक वायर था जिस वायर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, एक करंट ला रहा है एक करंट ले जा रहा है, उस बेचारे को कोई मतलब नहीं है, वो कौन सा है, अर्थिंग वायर है। ये भी किसके लिए यूज आता है, सेफ्टी डिवाइस है। क्यों है ये सेफ्टी डिवाइस, जो हमारा अर्थ वायर या जो अर्थिंग वायर है, जब कभी करंट का लीकेज होना शुरू हो जाता है तो ये सारी करंट को कलेक्ट करता है और दे देता है ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर दे देगा, अर्थ को दे देगा, ताकि किसी को भी करंट ना लगे, किसी को कोई भी डैमेज ना हो। फ्यूज तो पता ही होगा, जैसे ही एक्स्ट्रा करंट या फिर ज्यादा करंट जो है, एक लिमिट से एक्स्ट्रा करंट अगर आने लग जाएगी, ओवरलोडिंग होने लग जाएगी, तो क्या होगा, फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा, और उसकी मेल्टिंग की वजह से ही सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और उस सर्किट के ब्रेक होते ही क्या हो गया, सर्किट के ब्रेक होते ही क्या हो जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा था वो बंद हो गया। जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद हो चुका है, इसका मतलब कि फ्यूज जो है ये क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। क्यों हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद हो गया, दैट मीन्स कि करंट नहीं लगेगा, और जब करंट नहीं लगेगा तो क्या होगा,
डेफिनेटली हमारे लिए एक सेफ्टी मेजर ही तो है। आज की डेट में हम इसकी जगह क्या यूज करते हैं, एमसीबीज का यूज करते हैं। एमसीबी इज द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक छोटा सा सर्किट ब्रेकर है जो पूरा एक बॉक्स के लिए होता है। बॉक्स के अंदर बहुत सारे स्विचेस होते हैं। उन सारे स्विचेस को क्या होता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है या ओवरलोडिंग होती है, वो स्विचेस ऑटोमेटिकली नीचे हो जाते हैं, वो ऑफ हो जाएंगे। ऑफ होने का मतलब क्या होता है भाई, स्विच ऑफ हो गया, इसका मतलब सर्किट ब्रेक हो चुका है, और सर्किट ब्रेक हो चुका है इसका मतलब कि करंट नहीं आने वाला है। अब दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, तो एमसीबी है अच्छी। क्यों है अच्छी, फ्यूज वायर तो कंटिन्यूअसली हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर फ्यूज उड़ जाता है या ये फ्यूज वायर जो मेल्ट हो जाता है, चेंज करना पड़ेगा, लेकिन एमसीबी में ऐसा नहीं है, सिर्फ स्विच ऑन किया, दैट्स इट, आपका काम खत्म। चलिए, तो आपका काम जो है एमसीबी थोड़ा सा इजी कर देती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रिक ओवन of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electric circuit 220 volt that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect? Explain. आपको क्या बताना है कि भाई हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक ओवन है, 2 किलोवाट पावर की है, ठीक है, तो हमें पावर गिवन है दैट इज 2 किलोवाट, दैट मीन्स 2000 वोल्ट, ठीक है। हमारे घर की जो सप्लाई होती है, वोल्टेज सप्लाई कितनी होती है, 220 वोल्ट होती है। अब जो करंट है, करंट की रेटिंग कितनी है, हमारे पास 5 एम्पियर है, लेकिन जो ओवन को करंट चाहिए वो कितनी है, वो हम चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पावर और वोल्टेज हमें गिवन है, तो पावर, वोल्टेज एंड करंट तीनों को अगर हम देखें, पावर को देखो, वोल्टेज को देखो और एक करंट को देखो, ठीक है, तीनों को मिला के एक फॉर्मूला है हमारे पास, P इज इक्वल्स टू वी आई। P इज इक्वल्स टू वी आई। क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू है वी आई। P हमें गिवन है, V हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, I, कि ओवन के अंदर जो करंट है वो कितनी आ रही है। सो I को अगर फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम V को नीचे की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, दैट मीन्स P अपॉन V। देखो P अपॉन V हो गया, I इज इक्वल्स टू क्या हो गया, P अपॉन V। P की वैल्यू क्या होती है, 2000 वोल्ट है यहाँ पर, तो लिख दो 2000 वोल्ट। V की वैल्यू क्या है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये हमने लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 9 एम्पियर आंसर। दैट मीन्स करंट जो फ्लो हो रही है ओवन के अंदर, मतलब होनी चाहिए या हो रही है, वो कितनी हो रही है, वो हो रही है 9 एम्पियर, ठीक है। ओवन को कितनी करंट चाहिए, 9 एम्पियर चाहिए, लेकिन जो हमारे पास सर्किट है उसकी करंट तो सिर्फ 5 एम्पियर है। सर्किट की अगर करंट 5 एम्पियर ओनली है और इसके पास अगर 9 एम्पियर है, दैट मीन्स कि क्या होगा, उसके अंदर करंट जो है वो ज्यादा ले रहा है। वो भाई हमारे पास है 5 एम्पियर, देनी हमें उसको है 9 एम्पियर, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, करंट एकदम से ज्यादा आएगा। करंट ज्यादा आएगा तो क्या होगा, ओवरलोडिंग हो सकती है, और उस ओवरलोडिंग की वजह से ही डैमेज हो सकता है। सो as the current rating of domestic electric circuit is only 5 ampere and the oven draws a current 9 ampere which is more than the current rating, hence the circuit will be damaged due to overloading or overheating. क्या हो सकता है, 9 एम्पियर है भाई, 5 है, बेचारे की कैपेसिटी अगर 5 है, आप मांग रहे हो 9 उससे, ये ले तो आएगा, लेकिन क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी और ओवर हीटिंग हो जाएगी, बहुत गर्म हो जाएगा और ओवरलोडिंग भी हो जाएगी। और उस ओवरलोडिंग से प्रिवेंट होने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्यूज वायर लगाते हैं। पता चला आपके घर में फ्यूज वायर लगा था, पहले ही मेल्ट हो गया, तो ओवन काम ही नहीं करेगा। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what precaution should be taken to avoid the overloading of domestic electric circuits? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसके अंदर अगर हमें ओवरलोडिंग नहीं चाहिए, सपोज हमें ओवरलोडिंग नहीं चाहिए कि भाई हाँ हम तो ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा कि हमारे घर में ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले एक ही प्लग के अंदर बहुत सारी चीजों को एक साथ में ऐड नहीं करना है। अब सोचो एक ही प्लग के अंदर बहुत सारी चीजें कैसे ऐड होंगी, सोचो हमारे पास तो एक ही प्लग है, लगाएंगे तो एक ही। अब चार्जर अगर सपोज लगा दिया, तो लैपटॉप का चार्जर तो नहीं लगा सकते आप, ना ही आप मिक्सर ग्राइंडर उसमें ऐड कर सकते हो, ना टीवी ऐड कर सकते हो, तो एक ही प्लग में हम बहुत सारी चीजें कैसे लगाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन। उसके अंदर अगर हमने एक्सटेंशन लगा दिया, एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया जिससे कि हम बहुत सारे प्लग्स को कनेक्ट कर सकते हैं, वो एक्सटेंशन बोर्ड अगर हमने लगा दिया तो हम बहुत सारे प्लग्स को कनेक्ट कर लेंगे, बट बेसिकली तो कनेक्शन एक ही जगह से है ना, और जब कनेक्शन एक ही जगह से है, दैट मीन्स क्या हो सकती है, ओवरलोडिंग हो सकती है। तो ये हमें काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए, प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकता है, टू मेनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन अ सिंगल सॉकेट। ऑब्वियसली सिंगल सॉकेट के अंदर बहुत सारे अप्लायंसेस को ऐड नहीं करना है। टू मेनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी यूज्ड एट द सेम टाइम। ऑब्वियसली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत सारी चीजों को एक साथ में यूज नहीं करना होता है। सपोज हम ये चाह रहे हैं कि हमारे घर में जितने भी सॉकेट्स है सबके अंदर हमने क्या किया, बहुत सारे प्लग्स को कनेक्ट कर दिया। हमने टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस थे हमने सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स कि ओवरलोडिंग हो सकती है।
फॉल्टी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन द सर्किट, जो भी चीज खराब हो चुकी है उसको सर्किट में तो बिल्कुल नहीं ऐड करना चाहिए। इसको चाहिए कितना होता है, ये मांगता कितना है, इसको भी नहीं पता है, तो डेफिनेटली ओवरलोडिंग होगी ही होगी। फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन द सर्किट, फ्यूज अगर कनेक्टेड होगा तो ओवरलोडिंग को तो वैसे ही हम प्रिवेंट कर देंगे। अगर फ्यूज कनेक्टेड है, ओवरलोडिंग हो रही है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आप वहीं पर सर्किट को ब्रेक कर दोगे, मतलब फ्यूज जो है वो सर्किट को ब्रेक कर देगा और करंट आएगा ही नहीं। दैट मीन्स कि हमें फ्यूज का यूज करना चाहिए अगर हमें ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करना है तो। बट उससे भी पहले ना आप इसका ध्यान ही रखो ना कि भाई बहुत सारे प्लग्स को एक सॉकेट में मत लेके जाओ और बहुत सारी चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को एक साथ में यूज भी नहीं करें। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं, और फ्यूज तो है ही। चलिए, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है कि सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है, सारे टॉपिक्स हमने कर लिए, एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो एक्सरसाइज पार्ट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, जो चैप्टर के बीच के क्वेश्चन थे वो भी यहाँ पर आपके सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।